हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन की समरी के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में हम आपको फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें आपको दो कहानियों के बारे में बताया जाता है, जिसमें से पहली कहानी है जो कि सीमापुरी में रहने वाले लोगों के बारे में है, और जो दूसरी कहानी है वो उन गरीब लोगों के लिए है जो चूड़ियां बनाते हैं फिरोजाबाद में। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो का पार्ट 1 पढ़ते हैं, जिसमें सीमापुरी इलाके के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेसन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक लेखिका होती है जो प्रत्येक प्रातः साहिब नामक एक लड़के को अपने पड़ोस में देखती है। वह लड़का कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्कों या अन्य चीजों की तलाश करता रहता है। साहिब बहुत समय पहले अपने ढाका के घर को छोड़कर आया था। उसका घर हरे भरे खेतों के मध्य में स्थित था, परंतु वहां तूफान बहुत आते थे। उन लोगों के घर तथा खेत बह जाया करते थे, इसलिए उन्होंने भोजन की खोज में अपना देश छोड़ दिया और दिल्ली जैसे बड़े शहर में आकर बस गए। तो इसमें लेखिका बता रही है कि लेखिका प्रत्येक प्रातः प्रत्येक सुबह साहिब नामक एक लड़के को पड़ोस में देखती थी। साहिब नामक जो लड़का है वो कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्कों की तलाश में वहां पे कूड़ा बिनता रहता था, और साहिब बहुत समय पहले ढाका में रहता था, पर ढाका में तूफान आने के कारण उनकी जो फसल है वो खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें वहां से दिल्ली में आकर बसना पड़ा। साहिब को कूड़े के ढेर की जांच करते हुए देखकर लेखिका उससे पूछती है, तुम ऐसा किस लिए करते हो? मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। साहिब कहता है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, और नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। तो उससे जो वो लेखिका है वो कहती है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो लेखिका जब उससे ऐसा कहती है तो साहिब कहता है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, और कहता है जब वे मेरे पड़ोस में कोई स्कूल बना देंगे तो मैं भी उसमें जाया करूंगा। तो लेखिका उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोल दूं, क्या तुम उसमें आया करोगे? तो ऐसा लेखिका उससे हास्य भाव में हंसी मजाक में कहती है, पर चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए साहिब कहता है। कुछ दिनों के बाद साहिब लेखिका को देखता है। तो दोस्तों, तो चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए साहिब कहता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा। और कुछ दिनों के बाद साहिब लेखिका को देखता है और दौड़कर उसके पास आता है। क्या आपका स्कूल तैयार है? यह पूछता है। तो जो साहिब आलम होता है वो उससे पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है? एक स्कूल बनाने में इससे अधिक समय लगता है, लेखिका उससे ऐसा कहती है। वह यह सोचकर लज्जित महसूस करती है कि उसने ऐसा वादा किया जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। उसे जान लेने के कुछ महीनों के बाद लेखिका उससे उसका नाम पूछती है, तो वो बताता है साहिबे आलम। वह नहीं जानता है कि इसका अर्थ क्या है। तो लेखिका उससे बताती है, संसार का स्वामी। इस बात का ज्ञान ना होते हुए कि उसके नाम का क्या अर्थ है, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता फिरता है। वे सभी नंगे पांव वाले लड़के हैं जो प्रातःकालीन पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। कुछ महीने बीतने के साथ लेखिका उनमें से प्रत्येक को पहचानने भी लग जाती है। इन कबाड़ बिनने वाले लोगों के विषय में ज्यादा जानने के लिए लेखिका सीमापुरी जाती है, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। वे लोग जो यहाँ रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी हैं। साहिब का परिवार इनमें से एक है। सीमापुरी उस समय एक वीराना हुआ करता था, किंतु अब यह 10,000 कबाड़ बिनने वालों का घर है। वे मिट्टी के बने घरों में रहते हैं, जिनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हुई हैं। उनके पास
मल प्रवाह, नालियों या नल के पानी की सुविधा तक नहीं है। वे बिना किसी पहचान के बावजूद 30 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम वोटर सूचियों में आ गए हैं। राशन कार्ड उन्हें अनाज खरीदने के काबिल भी बना देते हैं। भोजन एक पहचान से कई ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेखिका स्त्रियों के एक समूह को फटी पुरानी साड़ियां पहने देखती है। वह उनसे पूछती है कि उन्होंने हरे भरे खेतों तथा नदियों वाले अपने सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। स्त्रियां कहती हैं, यदि हम अपने परिवारों को पूरा भोजन खिला सकें और पेट में बिना दर्द लिए सो सकें तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों में जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं। तो यहाँ पे लेखिका जब उन परिवारों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो सभी लोग बोलते हैं कि हम वहाँ नहीं रहना पसंद करेंगे जो खेत हमें एक टाइम का खाना तक नहीं दे सके, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। और बताते हैं कि जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वो अपना तंबू वहीं लगा लेते हैं और उनमें रहना शुरू कर देते हैं। बच्चे उन्हीं तंबुओं में बड़े होते हैं और अपनी आजीविका कमाते रहते हैं। तथा सीमापुरी में आजीविका कमाने का अर्थ है कूड़ा बिनना। कूड़ा करकट उनके लिए सोने के समान है। यह उनकी रोज की रोटी है। यह उन्हें उनके सिरों पर एक छत देता है और चाहे वह टपकने वाली हो चाहे वो कैसी भी हो, उसमें वे रहते हैं। परंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज्यादा है। मुझे कभी कभी 1 रुपया भी मिल जाता है, साहिब ऐसा कहता है, और कभी कभी उसे 10 रुपए का नोट भी। साहिब कहता है उसकी आंखें चमक उठती हैं जब उसे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। जब किसी बच्चे को कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, वह खोज करना बंद नहीं कर देता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि, और उसे आशा होती है कि शायद उसे एक और सिक्का मिल जाए। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उससे भिन्न होता है जो उनके माता पिता के लिए होता है। इन बच्चों के लिए यह आश्चर्यों से भरा एक देश होता है, जबकि बड़ों के लिए एक जीवित रहने का साधन होता है। सर्दी के मौसम की एक प्रातः को लेखिका साहिब को एक क्लब के गेट के पास खड़ा देखती है। वह ध्यान से सफेद वस्त्रों में सजे उन 2 युवकों को देख रहा है जो टेनिस खेल रहे हैं। मुझे ये खेल पसंद है, वह कहता है। मैं तभी अंदर जाता हूँ तब आसपास कोई नहीं होता। गेट कीपर मुझे झूले का इस्तेमाल करने देता है। साहिब भी टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। यह जूते किसी ने उसे दिए थे। यह किसी अमीर लड़के द्वारा त्यागे हुए जूते हैं। उनमें से एक जूते में एक सुराख है, परंतु इससे साहिब को कोई परेशानी नहीं होती। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलता रहता हो, सुराख वाले जूते भी उसके लिए एक स्वप्न जैसे हैं, किंतु वह खेल जिसे वह ध्यान से देख रहा है उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। और एक प्रातः लेखिका देखती है कि साहिब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करने लगा हूँ और मुझे 800 रुपए प्लस मेरी सारी खुराक दी जाती है, ऐसा वो लेखिका से कहता है। लेखिका देखती है कि साहिब का चेहरा पहले वाला चिंता रहित वाला भाव खो बैठा है। वह स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता है जो वह अपने कंधे पर उठाए रखा रहता था। वह बैग उसका अपना हुआ करता था। वह कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। तो दोस्तों, जब साहिब अपना काम स्वयं करता था तो वो खुद का मालिक था, पर जब वो काम करने लगा है एक टी स्टॉल में तो अब वो खुद का मालिक नहीं रहा, क्योंकि अब उसे टाइम टू टाइम आना पड़ेगा, टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा। पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था, अपने हिसाब से वो काम करता था। उसे पैसे मिल जाते थे तो भी उसके लिए अच्छा था, नहीं मिलते थे जब भी उसके लिए अच्छा था, पर वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी सीमापुरी की कहानी, जिसमें साहिब आलम के बारे में और उसके जैसे और भी परिवार जो है उनके बारे में बताया गया है कि वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।